Hey, hi everyone. This is day 3 of our daily PYQ research program. मोड वही रहेगा, सामने आपके क्वेश्चन होगा, आपको पॉज करना है, सोचना है और आंसर अपने मन में सोच के कुछ एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा कमेंट सेक्शन में, उसके आंसर आपने देने भी है। पहला क्वेश्चन सीडीएस में इस साल पूछा गया था, बहुत उम्दा क्वेश्चन है और आप एक्सपेक्ट कीजिए यहाँ से एक क्वेश्चन 2026 के प्रीलिम्स में। वाई? आगे देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट, दूसरा आगरा समिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तीसरा साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर एट फर्स्ट सार्क समिट और चौथा इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट। इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। देखिए, अगर आपको मालूम भी नहीं है कि आगरा समिट कहाँ और कब हुआ, है ना, ऑब्वियसली आगरा में हुआ होगा। अगर आपको इसका भी पता नहीं है, फिर भी आप इसके आंसर में एकदम से आ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में नहीं बल्कि 1974 में हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा जो टेस्ट हुए थे, तो वो 1974 में हुए। शिमला एग्रीमेंट इससे पहले हो चुका है, 1972 में हुआ है। तो 1972 के बाद 1974 आएगा। सार्क तो आपको मालूम है कि 1980s में कभी बना होगा, राइट? तो इसके बाद ही ये आएगा। तो यहीं से आपका बन जाता है, जहाँ पे पहले 1 और उसके बाद 4 होगा। 1 और उसके बाद इमीडिएट 4। ये एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। एलिमिनेशन बस इतनी सी ट्रिक होती है जो आपको वो अपना पूरा कोर्स बेच रहे होते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक इज़ अ कॉमन सेंस, इट इज़ नॉट ए ट्रिक एट ऑल। लेकिन भाई हमने यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। बांग्लादेश स्टोरी जानना क्यों ज़रूरी है? 2022 का पीवाईक्यू देखना, उसमें पूछा हुआ है बांग्ला लैंग्वेज पे कि यूनेस्को की जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें बांग्ला जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज कब ऐड की गई? इस तरीके से एक सवाल पूछा हुआ था। उसमें मैत्री दिवस पे भी सवाल पूछा हुआ था, राइट? अगली बात कि बांग्लादेश पे एक सवाल 2024 का प्री भी जाकर के देखना, उसमें बांग्लादेश पे एक सवाल पूछा हुआ था कि इंडिया ने इंडिया ने बांग्लादेश को कब रिकॉग्नाइज़ किया? कुछ इस तरीके से एक सवाल पूछा हुआ था। तो इस चीज़ पे बार-बार सवाल पूछ रहे हैं वो। व्हाई? क्योंकि देखिए बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बांग्लादेश स्टोरी से रिलेटेड हमें कुछ एक पॉइंट पता होने चाहिए। जो नॉर्मल पॉइंट्स आप सभी को मालूम है, वॉर से रिलेटेड, है ना? जो भी शेख मुजीबुर रहमान वगैरह का जो है ना इंसिडेंट्स हुए हैं, वो सब आपको मालूम है। लेकिन कुछ एक पॉइंट्स हैं जहाँ से यूपीएससी सवाल बनाएगा, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात, इंडिया ने ऑफ़िशियली बांग्लादेश को 6 दिसंबर को ही रिकॉग्नाइज़ कर दिया था। उस दिन जब हमने बांग्लादेश में अपनी आर्मी को मार्च करवाया, जब बांग्लादेश में इंडियन आर्मी गई ही थी, उसी दिन इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था एज़ एन इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश को, है ना? वो भी बांग्लादेश की फाइनल लिबरेशन जो कि 16 दिसंबर को हुई, उससे 10 दिन पहले ही इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ कर दिया था। पर क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री था बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ करने वाला? नहीं। भूटान वाज़ द फर्स्ट नेशन। इंडिया से भी पहले भूटान ने उसे इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया, फिर इंडिया ने इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया। फिर लिबर्टी के नाम पे, है ना, बांग्लादेश के लिबरेशन के नाम पे एक काइंड ऑफ आपको मालूम है कि डिप्लोमैटिक कोई भी अगर आपको काम करना है तो आपको उसके लिए एक रैशनल एक्सक्यूज़ या तो ढूँढना पड़ता है या बनाना पड़ता है। तो दिस वाज़ अ रैशनल एक्सक्यूज़ कि बांग्लादेश इज़ एन इंडिपेंडेंट नेशन, वी रिकॉग्नाइज़ इट एज़ एन इंडिपेंडेंट नेशन और वेस्ट पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश को कैप्चर कर रखा है, दिस इज़ व्हाई इंडियन आर्मी इज़ एंटरिंग देयर। और इस पूरी इंस्टेबिलिटी से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बांग्लादेशी विस्थापित लोग भी आ रहे थे। तो ये एक तरीके से डिप्लोमैटिक वो गेम प्ले चलता है, इसलिए पहले देखिए भूटान से रिकॉग्नाइज़ करवाया गया। ऑब्वियसली इंडिया के ही एफर्ट से ये सब चीज़ें हुई होगी। इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हुए मैत्री दिवस 2021 में सेलिब्रेट होना शुरू हुआ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के एक मूवी भी आई थी, है ना? 16th दिसंबर। तो वो भी वो हालाँकि एक और चीज़ थी, है ना? वो उस मूवी की थीम एक और अलग थीम थी, लेकिन इससे थोड़ी जुड़ी हुई थी वो, राइट? सो उसको छोड़िए। मैत्री दिवस का भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि 6th ऑफ दिसंबर को मैत्री दिवस है ना सेलिब्रेट किया जाता है। इन पॉइंट से वो आपसे सवाल बनाएगा। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को हुआ, ये बात मालूम है। बांग्लादेश के वॉर के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंदिरा गांधी जी के साथ कौन ये दूसरी छवि है जिन्होंने शिमला एग्रीमेंट
पे सिग्नेचर किए पाकिस्तान के बिहाफ पे, और ये एग्रीमेंट शिमला में कहाँ हुआ? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। देखिए, सवाल वो यहाँ से ये नहीं पूछेगा, सवाल वो पूछेगा, देखिए शिमला एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि शिमला एग्रीमेंट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, और इंडिया ने भी ये डिप्लोमैटिक चैनल्स के थ्रू ऑफ़िशियली ये कंसीडर की ये बात, है ना? बहुत बार इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने शिमला एग्रीमेंट को रिसेंटली क्रिटिसाइज़ किया है एज़ एन अनजस्ट एग्रीमेंट, जो कि है ना, बायलैटरल एक एग्रीमेंट है, और इसके तहत इंडिया और पाकिस्तान ने ये भी बात एडॉप्ट की कि श्रीनगर जो कश्मीर का जे-एंड-के का इश्यू है, इट विल नॉट बी uh, no intervention will be allowed of any foreign country with respect to the dispute between India and Pakistan in the territory of J&K. तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन करने की कोशिश करी, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया कि आई हैव मीडिएटेड इन द कश्मीर डिस्प्यूट एटसेट्रा, तो वहाँ शिमला एग्रीमेंट बहुत न्यूज़ में था। एक ये, एक दो इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, जिसको कि हॉल्ट पे रख दिया गया है, अबियंस में है वो। यहाँ से भी वो सवाल आपसे बना सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी पे अलग से पीवाईक्यू आए हुए हैं, उनको वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। शिमला एग्रीमेंट के बारे में बाकी तो आप सब जानते हैं, लेकिन एक बात वो आपसे फंसा सकता है कि ठीक है, इस ट्रीटी, इस शिमला एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने पाकिस्तान को जो है, जो टेरिटरी हमने जीती हुई थी, है ना, वेस्ट पाकिस्तान में, वो टेरिटरी इंडिया ने वापस कर दी। कितनी? लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। पर पूरी टेरिटरीज वापस की क्या? नहीं। कुछ एक क्रिटिकल एरियाज हैं, जैसे तुर्तुक, है ना, ये सारे जे-एंड-के एरियाज हैं, दोथांग, है ना, त्याक्षी, याद नहीं रखना है, चलुंका, है ना, चोरबाट, ये सब वैलीज़ जो है, ये सब चीज़ें जो है, ये इंडिया ने अभी भी अपने पास रखी हुई है, ठीक है? तो सारी टेरिटरीज़ वापस नहीं हुई है, राइट? ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। और जो प्रिज़नर्स ऑफ वॉर थे, वो भी अराउंड 90,000 जो सैनिक थे, वो भी इंडिया ने उस टाइम पे शिमला एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को हैंड ओवर किए। अगली बात, अब जो है सार्क से एक सवाल बना सकता है वो। वाई? क्योंकि आपने देखा होगा इस साल ईपीएफओ का जो सवाल बना, तो उसमें ईपीएफओ के एक सवाल में सार्क पे क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिया ने रिसेंटली कौन-सी वो पहली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ इंडिया ने एक करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क साइन किया हुआ है। वो और कोई नहीं, सार्क ही थी। अब सार्क क्योंकि डिफंक्ट हो चुकी है, चाइना को लग रहा है यहाँ एक अपॉर्च्युनिटी है कि सार्क का एक अल्टरनेटिव खड़ा कर देते हैं। इंडिया इज पुशिंग मोर टुवर्ड्स सार्क -1, दैट इज सार्क माइनस पाकिस्तान। इंडिया लाना चाहता है। सार्क माइनस पाकिस्तान माने बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, तो इंडिया सार्क माइनस पाकिस्तान बनाना चाहता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि भैया, अगर आप पाकिस्तान को इसमें बाहर करते हो, तो अफ़गानिस्तान भी बाहर हो रहा है। तो इस पूरे चक्कर में चाइना यहाँ पे लेवरेज लेने की कोशिश कर रहा है कि अब मैं सार्क की ही तरह साउथ एशिया में एक ऐसा ग्रुपिंग बनाऊँ, जिससे इंडिया को बाहर करूँ, बाकी सारे सार्क मेंबर्स उसमें हो। तो चाइना एक ऐसी ग्रुपिंग बनाने की कवायद में है, और इसी कड़ी में 2025 में कुनमिंग में चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक ट्राइलेटरल मीटिंग भी हुई, और इस चीज़ को, ठीक है, इसी कड़ी में देखा जा रहा है। अब देखिए, आरबीआई ने सार्क करेंसी स्वैप, है ना, यहाँ से वो अगले साल प्री में सवाल बना सकता है। सार्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है? तो सार्क से वो सवाल बना सकता है कि कौन-सी वो ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसके साथ आरबीआई ने करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये सवाल हालाँकि ऑलरेडी ईपीएफओ में पूछ लिया गया है। यहाँ से वो अगर आपसे पूछेगा, वो थोड़ा डिटेल में ये पूछेगा कि क्या ये सिर्फ़ इंडियन रूपी में करेंसी स्वैप हो रहा है? नहीं। ये इंडियन रूपी के लिए एक विंडो अलग से है। इंडियन रूपी में करेंसी स्वैप करने के लिए, इंडियन रूपी में ट्रेड करने के लिए। एक दूसरी विंडो इसमें डॉलर और यूरो के स्वैप की भी है। तो इसमें 3 करेंसियाँ, इंडियन रूपी, यूएसडी और यूरो, ये तीनों करेंसीज़ इसमें रिकॉग्नाइज़्ड है। आगे आते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पॉज़ कीजिए और ये स्टेटमेंट्स पढ़िए, आंसर इसका लगाइए। पहली स्टेटमेंट कह रही है, "अ कैंडिडेट हू विन्स मे नॉट गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स"। एक्चुअल में ये पहली ही स्टेटमेंट इसकी सही है। हैं? क्यों? क्योंकि ये जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं, देखिए, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, नहीं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वन इलेक्टोरेट, है ना, और वन इलेक्टोरेट, वन रिप्रेजेंटेटिव। इस उसमें, हाँ, इस
इस फंडामेंटल प्रीमाइस पे बिल्ट है ये सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो कि इंडिया में एमपी एमएलए के इलेक्शन के लिए भी जो है अडॉप्ट किया जाता है। वोटर्स वोट फॉर द पार्टी नॉट फॉर द कैंडिडेट, नहीं, दिस इज अबाउट द लिस्ट सिस्टम। एवरी पार्टी गेट्स सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स, नो, दिस इज ऑल्सो अबाउट द लिस्ट सिस्टम, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अंडर द लिस्ट सिस्टम, जो कि आपके इजराइल में फॉलो किया जाता है, स्वीडन में फॉलो किया जाता है, अर्जेंटीना में फॉलो किया जाता है। लिस्ट सिस्टम के बारे में मैं आपको कुछ एक और चीजें बताता हूँ। लिस्ट सिस्टम्स भी तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं ओपन एक होते हैं ओपन लिस्ट सिस्टम, ठीक है, एक होता है क्लोज लिस्ट सिस्टम, ठीक है, और एक होता है मिक्स्ड लिस्ट सिस्टम, मिक्स्ड लिस्ट सिस्टम, ठीक है। ये जो क्लोज लिस्ट सिस्टम है, ये एक ऐसी लिस्ट सिस्टम है जिसमें कि एक इंडिविजुअल सिर्फ पार्टी को वोट कर रहा है। इसमें इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ पार्टी को वोट कर रहा है। पार्टी फिर डिसाइड करेगी कि कौन से पार्टी मेंबर को लेजिस्लेचर में बैठाना है। मान लीजिए पार्टी ए को 30% वोट्स मिले, तो पार्टी ए लेजिस्लेचर में अपने 30% रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। वो पार्टी पे डिपेंड करेगा कि किसे भेजना है। एक ओपन लिस्ट सिस्टम होता है। ओपन लिस्ट सिस्टम है जो है इंडिविजुअल ना सिर्फ पार्टी इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को वोट करता है कि इस पार्टी के इस कैंडिडेट को हम चाहते हैं, है ना, कि वहां पे हो, इसका रिप्रेजेंटेशन हो। मिक्स्ड सिस्टम में इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन के लिए वोट किया जाता है। एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी लोग चुनेंगे, पार्टी को भी वोट किया जाएगा, पार्टी अपना रिप्रेजेंटेटिव अलग से भेजेगी, लोकल रिप्रेजेंटेशन अलग से होगा। ये मिक्स्ड वाला सिस्टम जर्मनी में भी फॉलो होता है। हालांकि इतने उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दिया कि तीन तरीके के भी लिस्ट सिस्टम भी अलग अलग होते हैं, सिर्फ इजराइल में फॉलो नहीं होता है। ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जैसे इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एमपी बनना है, तो जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख लोगों में से 50,000 एक वोट ही लो। तो मोर देन, है ना, मेजोरिटी ऑफ वोट्स लेने की आपको जरूरत नहीं होती है इसमें, राइट। मे नॉट गेट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स, मेजोरिटी ऑफ टोटल वोट्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वो लेने की जरूरत नहीं बनती है। आपको बस सिंपल मेजोरिटी लेनी होती है, राइट। नेक्स्ट इज हाउ राज्यसभा पोल्स कम टू बी ओपन बैलेट। ये मैंने यहाँ पे डालने की साथ में कोशिश करी। आप मुझे बताएंगे कि इंडिया में कौन सा वो इलेक्शन है जो ओपन बैलेट सिस्टम में होता है। बाकी सब क्लोज बैलेट सिस्टम में इलेक्शन होते हैं, कौन सा वो इलेक्शन है जो ओपन बैलेट में होता है। राज्यसभा में भी पहले ओपन बैलेट सिस्टम नहीं था, है ना, क्लोज बैलेट सिस्टम था। हुआ क्या, एक्चुअली 1998 तक राज्यसभा के लिए अलग से इलेक्शन होते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि पार्टी सिस्टम इतना डोमिनेंट था कि नॉर्मली मान लीजिए अगर किसी स्टेट में 6 सीट्स अवेलेबल है, तो जो वहाँ की डोमिनेंट पार्टी हुआ करती थी, है ना, वो अपने उतने ही रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे उतारती भी थी, और उस स्टेट से वो सारे है ना, अनकंटेस्टेड जीत भी जाते थे। सारे अनकंटेस्टेड, नॉर्मली कभी इलेक्शन नहीं होगा, कभी किसी एक सीट में अगर कोई नया कैंडिडेट होगा, तो वहाँ इलेक्शन हो जाया करता था, और वो भी लगभग नॉमिनल था। जो मेजॉरिटी पार्टी है या फिर जो रूलिंग पार्टी है, ऐसा हार्डली हुआ 1998 तक कि उसके रिप्रेजेंटेटिव या उसका कैंडिडेट कभी हारा हो राज्यसभा इलेक्शन में। 1998 में कांग्रेस के साथ खेला हो जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कांग्रेस के उम्मीदवार राम प्रधान, जो कि सोनिया गांधी जी के बहुत क्लोज एड थे, ठीक है, वो हार जाते हैं। इससे इस्टेब्लिशमेंट जरा थोड़ी हिली सेंटर में। तो कमेटी अलग से, एथिक्स कमेटी तक ये मामला पहुंचा कि भाई राज्यसभा इलेक्शन में कहीं हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं हुई है। और एसबी चौहान, जो कि पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे हैं इससे पहले, ठीक है, एक्स महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो, एसबी चौहान की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी, कांग्रेस के ही वो लीडर थे। तो एसबी चौहान कमेटी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, राम प्रधान की हार में हॉर्स ट्रेडिंग का रोल था, एथिक्स कमेटी ने। और इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भैया ये ओपन बैलेट सिस्टम रखिए, ओपन बैलेट सिस्टम रखिए, और जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो इलेक्टर्स हैं, दैट इज जो एमएलएज हैं, जिन्होंने राज्यसभा के लिए वोट देना है, उन्हें दिखाना पड़ेगा कि आपने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट किया है। वो दिखाना पड़ता है, ठीक है, जो वहाँ पे
जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको दिखाना पड़ता है कि यस हमने हमारी ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया है, राइट? तो ये हुआ ओपन बैलेट का सिस्टम। और इसे बाद में 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे अलग से बिल लाया गया, वहाँ पास हुआ। आप मुझे बताएँगे कि वो कौन-सा साल था जब राज्यसभा के लिए स्टेट के डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट दूर कर दी गई? देखिए, ये आप है ना, ये बिल्कुल एकदम फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएँगे। यहाँ से सवाल आपको ये बनना है, पहला कि आर्टिकल 371 में कितने स्टेट्स हैं जो मेंशन्ड है? 12 स्टेट्स हैं, राइट? ये सारे स्टेट्स उसमें है ही हैं, 12 स्टेट्स हैं। लिस्ट यहाँ पे डिटेल देके रखी हुई है, रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से जो चीज़ आपको समझनी है, वो ये है कि क्या सारे 6th शेड्यूल के स्टेट्स इसमें मेंशन्ड है आर्टिकल 371 में? नो। क्या इसमें असम मेंशन्ड है? क्या इसमें असम मेंशन्ड है? यस, 371 बी मेंशन्ड है। क्या इसमें मेघालय मेंशन्ड है? मेघालय? नहीं। क्या इसमें त्रिपुरा मेंशन्ड है? त्रिपुरा? नहीं। पर क्या इसमें मिज़ोरम मेंशन्ड है? यस। तो 6th शेड्यूल के सिर्फ 2 स्टेट इसमें मेंशन्ड है, 2 मेंशन्ड नहीं है। ये दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये कुछ एक एरियाज़ है जैसे कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, है ना? तेलंगाना, सिक्किम, नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब के लिए भी स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पे किए गए हैं, आर्टिकल 371 के अंडर। फिर देखिए इस सवाल को पढ़िए। हाँ, 2024 प्रीलिम्स याद कीजिए, उसमें आया हुआ था क्वेश्चन 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। आप मुझे बताएँगे 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज़ से डील करता है? सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज़ से डील करता है? थर्ड छोड़िए, है ना? ईडब्ल्यूएस है। 104th किस चीज़ से डील कर रहा है? 105th किस चीज़ से डील कर रहा है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? कल आपको इसके आंसर्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये प्रोवाइड करता है 15 साल तक की रिजर्वेशन, बट क्या इमीडिएट? नो। आफ्टर द फर्स्ट सेंसस, इस एक्ट के पास होने के बाद जो पहली सेंसस होगी, है ना, उसके 15 साल बाद तक रिजर्वेशन जो है दिया जाएगा, राइट? सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पर वो रिजर्वेशन क्या राज्यसभा में है? नहीं, हटाओ इसे। देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट। नो। रिजर्वेशन कहाँ है दिया हुआ इस एक्ट के तहत? लेजिस्लेटिव असेंबली में है, लोकसभा में है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ पे है। देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन वुमेन इन पंचायत। बिल्कुल सही बात है। ऊपर देखिए, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं हो जाना है। आदमी सोचेगा कि नहीं यार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में पंचायतों का तो कोई जिक्र नहीं है, पर ऊपर स्टेटमेंट पढ़िए, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का पूछा हुआ है। सो 3 स्टेटमेंट, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर देखिए, है ना, इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड नहीं है? क्या फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है? टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग स्टेट लिस्ट, इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट, सेंसस कॉन्करेंट लिस्ट? नो, सेंसस इज यूनियन लिस्ट। एंट्री 69 ऑफ यूनियन लिस्ट, उसमें आपको सेंसस आता है ना? होम मिनिस्ट्री में जो रजिस्ट्रार जनरल है वो सेंसस कंडक्ट करवाते हैं, राइट? आप मुझे बताएंगे पहली जो डेकेडल सेंसस है वो इंडिया में कब हुई, और पहली सेंसस इंडिया में कब हुई? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, ये भी। क्यों? ये भाई इंपॉर्टेंट है, सेंसस का मामला अब इंपॉर्टेंट हो गया है। इसकी वजह से भी इंपॉर्टेंट हो गया है, सीए एनआरसी की वजह से भी इंपॉर्टेंट हो गया है, कास्ट सेंसस की वजह से भी इंपॉर्टेंट हो गया है, और है ना, अभी जो सेंसस नेक्स्ट होनी है उसकी वजह से भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखिए, अगर आपको सबसे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव ज्वाइन करना है, 150 प्लस आवर्स का, अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन का ये मॉड्यूल पीवाईक्यू के थ्रू ऐसे ही रिसर्च कर करके भाई, मैं आपको बोलूँगा इसमें कुछ नहीं आपके छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। सारी किताबें भले ही साइड रख लो, इतना रिच इसमें एनरिच्ड आपको कंटेंट मिलेगा, है ना? और ये रिजल्ट्स देते हैं। मेरे बारे में जानना हो तो सिविल स्पॉट रेटिंग पे एक बार जाइए, लॉगिन कीजिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ, एंड कीप ज्वाइनिंग दीज सेशंस ऑलमोस्ट डेली। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, बाय।